देश के प्रधानमंत्री को बनारस के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। वो काशी है या क्योटो है, वो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम श्याम रंगीला और बाकी जो भी वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है, प्रशासन उसको उसके नामांकन पत्र को नहीं ले रहा है। इन आरोपों का ठोस तरीके से खंडन होना चाहिए और दुनिया की नज़र में दिखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का दिल कम से कम इतना बड़ा तो है कि उनके खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो सूरत की तरह, इंदौर की तरह लोकतंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी नहीं करेगी। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के साथ गद्दारी न करे और जो भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है उन्हें तय प्रक्रिया के हिसाब से, न्याय संगत प्रक्रिया के हिसाब से मौका दिया जाए। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी बिहार के एक सच्चे सपूत थे, एक अच्छे उप मुख्यमंत्री थे, अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो भारत के भी एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते थे। उनका विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनके जाने से बिहार को अपूरणीय क्षति हुई है। मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा उनके आशीर्वाद से 2010 में शुरू हुई थी, जब मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट था। तो उनके जाने की क्षति समूचे देश को है, बिहार को है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे है। मैं आपके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हमलावर है बीजेपी पर। जयराम रमेश का कहना है कि इस पर नरेंद्र मोदी की कोई जो है नहीं, उनकी जो भाषा उसमें जहर देखा जा रहा है। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 न्याय हमने दिए हैं लोकसभा इलेक्शन में, हमने 10 वादे भी किए हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर। लेकिन ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की लैंग्वेज है वो अपनी भाषा से खुद कंफ्यूज है। हिंदू मुस्लिम की लगातार बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो रियलाइज कर चुके हैं कि अब किसान, युवा और जो लेबर के साथ जो महिला और बैकवर्ड क्लास लोग हैं वो उनके काम से अपसेट हैं। जिस म से मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुस्लिम, इस तरह की बातों का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के अपने ही चुनाव अभियान को मटिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। वहां उसी का प्रकोप है कि आज पूरा देश ये मानता है कि ये प्रधानमंत्री जी की अंतिम चुनावी यात्रा है। इसके बाद वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं दिखाई देंगे। 4 जून को नई सरकार चुनी जाएगी, उसमें एक नया प्रधानमंत्री होगा जो देश के लोगों को भटकाए नहीं, जो उनके मुद्दों पर काम करे, जो रोजगार दिलाए युवाओं को, जो महिलाओं को सम्मान दिला सके। प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह और बिल्किस बानो के रेपिस्ट जैसे दुराचारियों का वो कवच न बने। और इसके साथ साथ किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसका जवाब अत्याचार करने वालों से ले सके। 4 जून देश को एक नई सरकार देने जा रहा है। जनता ने ये मन बनाया है और इंडिया गठबंधन उस जनता की आवाज से आवाज मिला करके सामने खड़ा है, लड़ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव एक तरफा जीतने जा रही है। राहुल गांधी को आसानी से वहां पर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत मिलेगी। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा रहा है रायबरेली में खासतौर पर। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार का लोग वादा करते हैं वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भयानक हार होने वाली है। एक क्योटो छोड़ दीजिए तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लड़ाई चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से निपटाने का प्रयास अमित शाह जी ने शुरू कर दिया है, मीडिया के हवाले से ऐसी खबर आती है, विपक्ष के नेताओं के हवाले से ऐसी खबर आती है, ये स्पष्ट है कि इस लड़ाई की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के सर पे होगी या योगी जी के सर पे होगी, अमित शाह जी के सर पे होगी। इसमें आपसी लड़ाई से ही तय होगा कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। बहरहाल जनता ने तय कर लिया है कि जनता को भटकाने वाले, युवाओं के भविष्य को डुबाने वाले, महिलाओं के मान सम्मान को गिराने वाले, देश में गरीबी को बढ़ाने वाले, देश में जातीय जनगणना न करवाने वाले और किसानों पर गोली चलवाने वाले लोगों को इस बार बर्खास्त कर देगी, तथास्तु कर देगी, टाटा बाय बाय कर देगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हुए। लोगों ने राजधानी दिल्ली के जो लोग सत्ता चला रहे हैं उनको स्पष्ट तौर पर मैसेज दिया कि 2019 में जो आर्टिकल 370 का फैसला लिया गया उससे यहाँ के लोग नाखुश हैं, उन्होंने से अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पोलिंग कराई गई वो डिस्टर्ब थी कई जगह।
जगह पर पीपल गैदर हुए वोट के लिए, लेकिन वो वोट देने का मौका नहीं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने मतदान किया, इससे पूरे देश में उत्साह है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं कि पूरे दुनिया में संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर एक शांत संपन्न भारत के राज्य के रूप में उभरेगा। और इसमें जिसने भी सहयोग दिया, चाहे वो चुनाव आयोग है, स्थानीय प्रशासन है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के राजनीतिक दल हैं, सभी को मैं इसका श्रेय देता हूँ कि वहाँ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। उन्होंने ये है, आप लोगों का व्यस्त है। लोकतंत्र जनता की आम चर्चा का मंच है। जो जनता की चर्चा के बाद जनता निर्णय ले रही है वो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों में दिखाई देगा, और उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की भावना को प्रस्तुत करें। ये भावनाएं संसद में प्रस्तुत होती हैं और संसद निर्णय लेती है। जो भी देश की संसद ने निर्णय लिया है वो निर्णय देश के लिए बेहतर निर्णय माना जा सकता है। मंजरी पिछली 2-3 चुनावों में वहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा, केरल संसद की इस बार कैंडिडेट बदला है बीजेपी ने। इस तरह से आप देखा, मैंने कहा कि ये साफ है कि इस बार के चुनाव में दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में साफ होने जा रहा है। मनीष तिवारी एक पढ़े लिखे शानदार नेता हैं और पूरा चंडीगढ़ इस तरह के नेतृत्व से को हमेशा बल देता है, मजबूत करता है। और जिस तरीके से चंडीगढ़ में उनके नेतृत्व का, उनके लोकसभा प्रत्याशी बनने का उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरीके से उनके परिवार की कर्मभूमि चंडीगढ़ रह चुका है, उस हिसाब से ये मान के चलना चाहिए कि चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, जनता मुकाबले में खड़ी है। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। वही लोग दे रहे हैं जो किसी तरीके से गुमराह हो जा रहे हैं या जो ईवीएम पे जाके गलत बटन दबा दे रहे हैं, वरना कोई भी ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगा जो उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के लिए, उनके धोखों के लिए, उनके अत्याचार के लिए, उनके संविधान को बदलने की साजिश के लिए, उनको लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ने के अहंकार के लिए वोट देना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है। आखिरी सवाल सर, गिरिराज सिंह का मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो प्रधानमंत्री बने, देश को एकजुट कर चलाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में नोटंकी मास्टर लालू प्रसाद को 1995 में देखा गया था, लेकिन नतीजे शॉकिंग आए थे, वही इस बार हो रहा है। और इस बार भी लोकसभा के जो नतीजे आएंगे बिहार में शॉकिंग आएंगे अपोजिशन के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात का तो भंडा फोड़ दिया है कि ये चुनाव दरअसल अमित शाह को बैकडोर से बिना चुना गया हुआ प्रधानमंत्री बनाने की साजिश है। अब वो साजिश अमित शाह जी ने खुद रची है कि किसी और ने रची है, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, क्योंकि मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं। चाहे वो चुनाव जीतें, बनारस में हार जाएं, प्रधानमंत्री तो वैसे भी नहीं बन रहे, उनकी रिटायरमेंट स्पष्ट है। सवाल ये है कि क्या देश की जनता अमित शाह जी को, जो कि किसानों पर अत्याचार करवा सकते हैं, जिनके नाक के नीचे लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ी जाती है, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, जहां सरकारें तोड़ी जाती हैं, जहां मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाता है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना को ताकत बना करके देश की बहनों को, बेटियों को धमकाया जाता है, क्या ऐसे नेतृत्व के सामने, क्या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को गदगद करने वाले नेतृत्व के सामने देश की जनता घुटने टेकेगी? अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने का बैकडोर का प्लान भारतीय जनता पार्टी का जनता ने फेल कर दिया है और उसका भंडाफोड़ अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। इसीलिए गिरिराज सिंह और बाकी नेता खंबा नोच रहे हैं और अपना दर्द प्रस्तुत कर रहे हैं झूठे कॉन्फिडेंस में।